साल 1972 म्यूनिख ओलंपिक। फिलिस्तीनी उग्रवादियों ने 11 इजरायली खिलाड़ियों को मार डाला। बदले में मोसाद ने ऑपरेशन चलाया रैथ ऑफ गॉड। 2 दशक तक यूरोप और पश्चिम एशिया में एक एक को ढूंढ ढूंढ के मारा। साल 1976 युगांडा का एटेम्बे एयरपोर्ट एक प्लेन हाईजैक हो गया। दर्जनों इजरायली बंधक बना लिए गए। फिर मोसाद की मदद से इजरायली फौज पहुंची और 102 बंधकों में से 102 को जिंदा वापस ले आई। साल 2018 मोसाद के जासूस रात के अंधेरे में तेहरान के एक गोदाम में दाखिल हुए। रातों रात वहां से 1 लाख पन्नों का माल उड़ा दिया। ये सबूतों की गठरी थी। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का पूरा कच्चा चिट्ठा। ईरानियों को पता भी नहीं लगा। साल 2024 आया। फिर लेबनान में अचानक धमाके होने लगे। हिजबुल्लाह लड़ाकों के वॉकी टॉकी और पेजर एक एक करके फटने लगे। कम्युनिकेशन चेन ठप हो गया। कमांडर्स मारे गए। हजारों जख्मी हुए। मोसाद की जासूसी की मिसालें आपने सुनी हैं, देखी हैं, पढ़ी हैं, लेकिन आज हम उसका कारनामा नहीं बल्कि एक फेलियर की कहानी बताएंगे। वही मोसाद जिसने हजार मील दूर खड़े दुश्मनों को मार गिराया, वो ईरान से लड़ाई में एक शख्स को ढूंढने में असफल रहा। शख्स का नाम अली खामेनेई, ईरान के सुप्रीम लीडर। 26 जून की तारीख इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल कात्ज एक इंटरव्यू में बोले कि हमने हर संभव कोशिश की लेकिन खामेनेई नहीं मिला। अगर वो हमारी रेंज में होता तो अब तक मारा गया होता। इजराइल काज ने उन्हें नसीहत भी दी है। कहा हसन नसरल्लाह से कुछ सीखिए। लेकिन किस बात की सीख है ये? क्या कहा उन्होंने? और सबसे बड़ा सवाल, खामेनेई को मारने का इजरायली प्लॉट क्या था और प्लॉट ये फेल हुआ क्यों? इन सवालों का जवाब ढूंढेंगे, लेकिन सबसे पहले परिचय। नमस्ते, हम सिद्धांत और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Sharda University, New India Assurance and Hire. Where the software engineer meets the gifted content writer. The world comes together at Sharda University. 13 जून 2025 इजराइल ने अपना ऑपरेशन शुरू किया। इसके तहत ईरान के कम से कम 25 टॉप कमांडर्स मार गिराए गए। इनमें इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कोर IRGC के चीफ कमांडर हुसैन सलामी, चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बागेरी और वरिष्ठ सलाहकार अली शामखानी शामिल थे। साथ ही 14 न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी मारे गए। ऑपरेशन एक साथ कई मोर्चों पर चला। मोसाद ने पहले से ईरान में हथियार तैनात कर दिए थे। तेहरान के पास ड्रोन बेस बना दिए गए थे। प्रेस और इंटरव्यू में इजरायली अफसरों ने बताया कि यह हमला AI और इंसानों की मिलीजुली कार्रवाई थी। देश भर में जासूस फैले हुए थे। AI, सिग्नल इंटेलिजेंस और ज़मीनी नेटवर्क तीनों का इस्तेमाल हुआ। इस ऑपरेशन के बाद ईरानी सरकार ने सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया। उन पर मोसाद के लिए जासूसी का इल्ज़ाम लगा। हाल ये है कि 25 जून तक ईरानी सरकार 700 लोगों को अरेस्ट कर चुकी है। 6 लोगों को फांसी मिली है। लेकिन आज हम ईरानी जनता की नहीं, उनके सुप्रीम लीडर की बात कर रहे हैं। जब देश में इस दर्जे की अफरा तफरी मची थी तब अली खामेनेई कहाँ मौजूद थे? उनकी जानकारी इजराइल को मिली कैसे नहीं, ये भी सवाल है। इसको डिकोड करते हैं। 2 पॉइंट्स पहले जानते हैं। पहला पॉइंट, 21 जून को न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट छापी। तब तक ईरान और इजराइल में सीज फायर नहीं हुआ था। तेहरान में धमाके हो रहे थे। ईरान की इंटेलिजेंस मिनिस्ट्री ने सख्त हिदायत दी थी कि कोई अफसर या कमांडर जमीन के ऊपर नहीं रहेगा। सुरक्षा बल रोज नई चेतावनी जारी कर रहे थे। संदिग्धों की रिपोर्ट करो, वीडियो मत बनाओ और तस्वीरें मत फैलाओ। न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया कि इस अफरा तफरी के बीच सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ज़मीन के नीचे छुपे हुए हैं, एक अंडरग्राउंड बंकर में हैं और हर तरह की बातचीत भी बंद कर रखी है। कोई मोबाइल या किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन डिवाइस उनके इर्द गिर्द नहीं है। सारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम उनके आसपास के बंद हैं ताकि कोई डिजिटल सिग्नेचर न छूट जाए और कोई लोकेशन भी ट्रैक ना हो सके। ऊपर से वो अपने कमांडर्स तक से सीधे नहीं मिल रहे हैं। जो कुछ कहना सुनना होता है सब एक भरोसेमंद दूत के जरिए वो कहलवाते हैं। ये फैसला इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि मोसाद की सबसे बड़ी ताकत यही है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को पकड़ना, तोड़ना, पढ़ना। लेकिन खामेनेई ने यही जाल काट दिया। सबसे अहम जासूसी तरकीब ही बेअसर हो गई। इसके अलावा उन्हें यह भी डर था कि कभी भी हमला हो सकता है, इसलिए उन्होंने इमरजेंसी प्लान भी तैयार कर लिया था। फौज की कमान के लिए नए नाम तय कर दिए थे। अगर उनके सबसे भरोसेमंद कमांडर्स मारे जाते हैं तो अगली लाइन तैयार थी।
इतना ही नहीं, अगर उन्हें खुद कुछ हो जाए तो उनका उत्तराधिकारी कौन होगा, इसके लिए भी 3 नाम तय कर दिए गए थे। नाम आपने सुने थे, ये 3 नाम एक्सपर्ट्स काउंसिल को पहुंचा दिए गए ताकि वक्त आने पर देर न हो। मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि खामेनेई अब भी, आज की तारीख में भी बंकर में ही छुपे हुए हैं। उनके साथ उनका परिवार भी है, उनके बेटे मुस्तफा खामेनेई भी। मुस्तफा को खामेनेई का संभावित उत्तराधिकारी माना जाता है। ये इतना बड़ा पहला पॉइंट था। अब दूसरा पॉइंट, 23 जून को ईरान के ही कुछ अफसरों ने यूके टेलीग्राफ को बताया कि खामेनेई की सुरक्षा का जिम्मा अब एक टॉप सीक्रेट यूनिट संभाल रही है। ये यूनिट इतनी गुप्त है कि इसके बारे में IRGC के कई बड़े बड़े अफसरों को भी मालूम नहीं है। खामेनेई की सिक्योरिटी में जो बॉडीगार्ड तैनात हैं, उनकी कई स्तरों पर जांच की गई है। वो 24 घंटे इसी सीक्रेट यूनिट के पहरे में रहते हैं। अब समझिए इस एहतियात की वजह। इसके लिए 3 कहानियां सुनिए। साल 2020, ईरान के एक न्यूक्लियर वैज्ञानिक थे मोहसिन फखरीजादे, अपनी पत्नी के साथ ससुराल जा रहे थे। रास्ते में खाली पड़ी कार में बम धमाका हुआ। धमाके के चलते फखरीजादे की कार को इमरजेंसी ब्रेक लगाना पड़ा और इतने में चारों तरफ से उन पर गोलियां बरसने लगी। जब तक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर आता तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। शुरुआती रफ्तों में पता चला कि अंदाजन गोलियों को देख के कि 4 बाइक पर कम से कम 12 हमलावर आए होंगे। बाद में खुलासा हुआ कि इस ऑपरेशन को किसी दूर देश से कंट्रोल किया जा रहा था। पता चला कि उनको रोबोट्स ने गोलियां मारी थीं। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली गई थी। मोहसिन कार में बैठे, उनके चेहरे की पहचान हुई। उनकी बीवी उनसे 25 सेंटीमीटर दूर बैठी थी, उनको खरोंच तक नहीं आई थी। अगला घटनाक्रम अगस्त 2024 का, हमास के पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिया ईरान पहुंचे थे नए नए राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने। कहा जाता है कि उनके बेडरूम में महीनों पहले बम फिट किया गया था जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस था। जैसे ही हानिया कमरे में आए, बम ने पहचान की और ब्लास्ट हो गया। अगली घटना सितंबर 2024 की, हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह लेबनान की राजधानी बेरूत के अंदर एक बंकर में छिपा हुआ था। अचानक इजरायली बमबारी हुई और नसरल्लाह मारा गया। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक नसरल्लाह के मारे जाने के बाद भी खामेनेई को एक सेफ लोकेशन पर ले जाया गया था। बाद में खबर आई कि नसरल्लाह की लोकेशन की इंटेल मोसाद को ईरान से ही मिली थी। अंदाज़ा लगाया गया कि यह किसी बड़े अफसर ने ही दी होगी। इजराइल की ऐसी पैठ के बारे में खामेनेई को खबर थी। नवंबर 2024 में खामेनेई के करीबी सलाहकार अली लारिजानी ने माना भी था कि इजरायली दखल बहुत गहराता गया है। वो बोले थे कि घुसपैठ की समस्या बीते सालों में बेहद गंभीर हो गई है। ये तो घटनाएं हैं। अब जानते हैं कि इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल काज ने कहा क्या क्या है। उनका कहना है कि 12 दिन चली जंग के दौरान खामेनेई को मारने की कोशिश हुई थी। उन्होंने इजरायली न्यूज़ चैनल 13 उससे कहा कि अगर वो हमारी जद में आता तो ख़त्म कर दिया जाता। कहा कि इजरायली फोर्सेस ने उन्हें ढूंढने में बहुत वक्त लगाया लेकिन मौका नहीं मिला। साफ किया कि खामेनेई इस ऑपरेशन के दौरान बाकायदा टारगेट बनाए गए थे, लेकिन बंकर में घुस जाने और कमांडर से संपर्क तोड़ लेने के बाद उन्हें ट्रैक करना नामुमकिन हो गया था। खामेनेई को यह अंदाज़ा था, इसलिए वो बहुत गहराई में उतर गया। इसके बाद ऑपरेशन असंभव हो गया, ऐसा इजराइल काज ने कहा। जब पूछा गया उनसे कि क्या अमेरिका की मंजूरी ली गई थी, तो काज बोले ऐसे कामों के लिए हमें किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। काज ने चैनल 13 से कहा, अब जब सीज़ फायर हो चुका है तो इजराइल खामेनेई की जान नहीं लेना चाहेगा। बोले कि सीज़ फायर से पहले और बाद में फ़र्क होता है। लेकिन उसी दिन एक और इंटरव्यू में उन्हें खामेनेई को एक बार फिर से धमकी दे दी। कहा कि उसे चैन से बैठना ही नहीं चाहिए। उन्होंने खामेनेई की तुलना पूर्व हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह से की। कहा कि नसरल्लाह बहुत वक्त तक बंकर में ही छिप कर रहा। मैं खामेनेई को भी यही सलाह दूंगा कि वो भी वहीं रहे। इसके पहले इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में बार बार अली खामेनेई को धमकियां मिलती रहीं। 16 जून को रॉयटर्स ने रिपोर्ट दी थी कि इजराइल उन्हें अपने ऑपरेशन के दौरान टारगेट करना चाहता था, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इस प्रस्ताव को वीटो कर दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि ईरानियों ने किसी अमेरिकी को नहीं मारा, इसलिए किसी राजनीतिक नेता की हत्या की बात टेबल पर नहीं होनी चाहिए। लेकिन ठीक एक दिन बाद 17 जून को इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ABC न्यूज़ से कहा कि अगर खामेनेई मारे जाते हैं तो जंग खत्म हो जाएगी। उन्हें मॉडर्न हिटलर कहा। यह भी जोड़ा कि इससे ईरान की आक्रामकता पर लगाम लगेगी। उसी दिन ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि हमें पता है कि ईरान का सुप्रीम लीडर कहां छुपा है, लेकिन हम उसे मारने नहीं जा रहे हैं। और अब इजराइल के रक्षा मंत्री ने इजरायली प्लान का खुलासा कर दिया है।
हमने जानकारों से इस मुद्दे पे बात की, सुनिए उनका क्या कहना है। जी, ये मोसाद की बहुत बड़ी नाकामी है, क्योंकि उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की आयतुल्लाह अली खामेनी जो सुप्रीम लीडर हैं उनकी हत्या करने के लिए, जैसा उन्होंने हमास के लीडर इस्माइल हनिया को तेहरान में गेस्ट हाउस में मारा था, जो कि महफूज समझा जाता था। जैसा हसन नसरुल्लाह, उनके कई लीडर हिजबुल्लाह के मारे गए थे और हमास के भी लीडर चुन चुन के उन्होंने मारा, और पहले भी उन्होंने कई हत्याएं की हैं। लेकिन इस बार सुरक्षा इतनी कड़ी थी और ईरान के सुप्रीम लीडर जहां भी थे वो अंडरग्राउंड बेसमेंट में जो है उन्होंने अपना टेलीफोन से कांटेक्ट काट दिया, और वो जो है लेबनान के नसरुल्लाह के कत्ल के बाद उन्होंने ये सबक सीख लिया कि ये इजरायली जो है मॉनिटर करते रहेंगे टेलीफोन कॉल्स बोल के। लेकिन इजराइल कार्ड्स का जो इजरायली डिफेंस मिनिस्टर है, उनका ये कहना है कि हमें कोई परमिशन नहीं चाहिए था अमेरिका की। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि जो है इतना एरोगेंट हो गया है इजराइल कि अमेरिका का भी, हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने उनको परमिशन नहीं दिया, लेकिन अपने आप ये बहुत कोशिश की है। और देखिए, एक दो लीडर को मारने से ईरान कमजोर नहीं होगा या हिजबुल्लाह कमजोर नहीं होगा। हालांकि कुछ टेम्पररी सेटबैक होता है, लेकिन जो पूरा स्ट्रक्चर वहाँ ईरान में है, अली खामेनी को भी मारा जाता है अगर आगे चल के, तो ये कोई बड़ी विक्ट्री नहीं है। अली खामेनी के चैप्टर में जिक्र आया ट्रंप का, तो ट्रंप का भी हालचाल लेते हैं। ट्रंप ने इन दिनों एक ही सवाल का जवाब देने में अपने बाल और नारंगी किए हैं, और सिर धुना है और सिर खपाया है। सवाल यह है कि ईरान पर हुई बमबारी से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को कितना नुकसान पहुंचा है। इसको लेकर ट्रंप की टीम के अलग अलग दावे हैं। उनका कहना है कि सब तहस नहस हो गया है। खुफिया एजेंसी का हाल कुछ ऐसा है कि जितने मुंह उतनी बातें, सारी एजेंसियों में जम के थुक्का फजीहत हो रही है। जो हुआ था, रिपोर्ट लीक और नई रिपोर्ट वगैरह, वो सब हमने आपको 24 और 25 जून के दुनियादारी के एपिसोड में बताया था। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, प्लीज देखिए, मजा आएगा। अब 24 जून की बात कर रहे हैं। इस दिन संसद में एक क्लोज डोर ब्रीफिंग रखी गई थी, जिसमें ट्रंप टीम सांसदों को इस ऑपरेशन के बारे में जानकारी देती, लेकिन टाल दिया गया। विपक्षी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी ने इस पर नाराजगी जताई, कहा कि इस मामले पर पारदर्शिता जरूरी है। आखिर में ब्रीफिंग 26 जून को हुई। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि पक्ष और विपक्ष दोनों के जहन में इस बमबारी को लेकर विरोधाभासी ख्याल है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन अब इस मुद्दे पर संसद में खुफिया जानकारी शेयर करने से बच रही है, लेकिन व्हाइट हाउस का कहना है कि खुफिया जानकारी साझा करने पर अब पाबंदी है ताकि लीक न हो। विपक्ष इससे नाराज है। डेमोक्रेट सीनेटर क्रिस मर्फी और चक शूमर ने कहा है कि ट्रंप जनता को गुमराह कर रहे हैं। उधर ट्रंप उल्टा सोशल मीडिया पर डेमोक्रेट्स पर ही पेंटागन की रिपोर्ट लीक करने का आरोप लगा रहे हैं। रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने कहा कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा है, काम बरसों पीछे चला गया। इसी आपसी मतभेद के बीच अब सीनेट में एक प्रस्ताव लाने की तैयारी है, जिसमें भविष्य में ईरान पर सैन्य कार्रवाई के लिए कांग्रेस की मंजूरी जरूरी होगी, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी की बहुमत की वजह से इसके पास होने की संभावना कम ही है। अब इस ब्रीफिंग के पहले ट्रंप के आदेश पर अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ और जनरल डैन केन ने रिपोर्टर्स के सवालों के जवाब दिए। उम्मीद थी कि इसमें ईरान के नुकसान का साफ और भरोसेमंद हिसाब किताब सुनने को मिलेगा, लेकिन इस कॉन्फ्रेंस में उम्मीद से और ज्यादा कम जानकारी मिली। जरूरत से ज्यादा हंगामा हो गया। रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने मीडिया की आलोचना में ज्यादा समय बिताया। उन्होंने अपनी ही डिपार्टमेंट की खुफिया रिपोर्ट को कमजोर बता दिया। वहीं जनरल डैन केन ने बमबारी के वीडियो दिखाए, लेकिन नुकसान का सटीक आकलन नहीं दे पाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ट्रंप ने इसे अब तक की सबसे बढ़िया और प्रोफेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस में से एक बताया, लेकिन असली सवाल जिसके तस धरे रह गए थे। गौर करने वाली बात है कि नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गाबार्ड इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से नदारद रहीं। वॉशिंगटन पोस्ट ने सूत्रों के हवाले से खबर छापी है, कहा है कि वो अपना काम तो कर रही हैं, लेकिन इजराइल ईरान से जुड़े फैसलों और ब्रीफिंग से उन्हें दूर रखा जा रहा है। वो इस मुद्दे से जुड़ी बड़ी मीटिंग्स में शिरकत नहीं कर रही हैं। वजह है उनका बयान। मार्च में उन्होंने कहा था कि खुफिया एजेंसियों के आकलन के मुताबिक ईरान परमाणु हथियार नहीं बना रहा है। बाद में ट्रंप ने इस बयान को खारिज भी कर दिया था। यह भी कहा था कि तुलसी क्या कहती है इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है। ईरान, इजराइल, अमेरिका और दुनिया भर के तामझाम अपडेट्स आएंगे, लल्लन टॉप आप तक लेकर जरूर आएगा। बड़ी खबर को यहीं रोकते हैं, बात सुर्खियों की।
पहली सुर्खी भारत और चीन के संबंधों से जुड़ी है। इंडिया टुडे के सूत्रों के मुताबिक भारत ने चीन को एक 4 सूत्रीय प्रस्ताव दिया है। इसका मकसद है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव कम करना, दोनों देशों के रिश्ते सुधारना। यह प्रस्ताव रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने चीनी समकक्ष एडमिरल डोंग जून से मुलाकात में दिया। यह मुलाकात चीन के शहर किंगदाओ में हुई, जहां शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO की बैठक चल रही थी। क्या क्या है इस प्रस्ताव में? पहला, भारत ने कहा है कि सेना को चरणबद्ध तरीके से यानी फेज वाइज तरीके से पीछे हटाने की जरूरत है। 2020 में गलवान झड़प के बाद दोनों तरफ के सैनिक भारी तादाद में जमा हुए थे। हाल के महीनों में डेमचोक और डेप्सांग जैसे इलाकों से फौजें हटी हैं। दूसरी बातचीत यानी कम्युनिकेशन को मजबूत किया जाए, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स की बातचीत हो और कोर कमांडर स्तर की बैठकें लगातार होती रहें। सीधी और पारदर्शी बातचीत से ही गलतफहमियां दूर होंगी। तीसरी बात, कम्युनिकेशन टूल्स को मजबूत किया जाए ताकि हॉटलाइन हो, दोनों देशों के मिलिट्री अफसर सीधे बात करें ताकि टकराव की नौबत न आए। आखिरी पॉइंट, मौजूदा सिस्टम को अपग्रेड किया जाए, यानी जो बातचीत अब तक होती रही है उसमें नई प्रक्रिया जुड़े, जैसे रियल टाइम हॉटलाइन, ज्वाइंट मॉनिटरिंग कमेटी और मिलिट्री कमांडर्स के लिए त्वरित कोऑर्डिनेशन प्रोटोकॉल। अगली सुर्खी, भारतीय वित्त मंत्रालय की एक विंग है, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। उन्होंने मुंबई के पोर्ट के पास से 39 कंटेनर्स को जब्त कर लिया है। इसमें 1115 मीट्रिक टन पाकिस्तानी माल लदा हुआ था। कीमत करीब 9 करोड़ रुपए। यह माल UAE के रास्ते भारत लाया जा रहा था। वित्त मंत्रालय के मुताबिक अलग अलग मामलों में इन खेपों को मुंबई के न्हावा शेवा बंदरगाह पे जब्त किया गया है। जांच में पाया गया कि पाकिस्तानी मूल के इस माल को दुबई के जरिए भारत में इंपोर्ट किया जा रहा था। पहलगाम आतंकी हमलों के बाद भारत सरकार ने 2 मई 2025 से पाकिस्तान से डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और ट्रांजिट यानी यात्रा के दौरान भारत से गुजरने वाले माल, इस सब पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। इससे पहले ऐसे सामान पर 200% कस्टम ड्यूटी लगाई जाती थी। सख्ती के बावजूद भी कई बार माल के ओरिजिन को छिपा के भारत लाने की कोशिश होती रहती है। मंत्रालय ने बताया है कि DRI ने अवैध सामान के आयात को रोकने के लिए डीप मैनिफेस्ट नाम से ऑपरेशन शुरू किया था, जिसका परिणाम आपके सामने। चलते चलते एक सूचना, 2 फिल्मों से भी ज्यादा बड़ा इंटरव्यू आमिर खान का। देखिए गेस्ट इन द न्यूज रूम का मैराथन एपिसोड YouTube से एक दिन पहले, शनिवार 28 जून को दोपहर 12 बजे lallantop.com और लल्लन टॉप ऐप पर। बाकी आज का दुनियादारी यहीं खत्म करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।